हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे क्लास में तुम्हारा स्वागत किया जाता है। और इस वाले क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। एनसीईआरटी में देखोगे तो सरफेस केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स को मिला करके ये चैप्टर बनाया गया है। एक टॉपिक है एडजॉर्प्शन, दूसरा टॉपिक है हम लोगों को थोड़ा कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, और तीसरा टॉपिक है हम लोगों को कैटालिस्ट और एंजाइम्स के बारे में थोड़ी बातें करनी है। तो तीनों टॉपिक्स पर 1 बाय 1 धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे। चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री, 3 छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर है और हम लोग 1 बाय 1 सब पर बातें करेंगे। और बातों को बस शुरू कर देते हैं हम लोग। एडजॉर्प्शन पर हमारी बातें होंगी आज की क्लास में। एडजॉर्प्शन होता क्या है? जैसे हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल हो और इस सॉलिड मटेरियल के सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आकर के चिपक जाए। जैसे हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, गर्मी के दिनों में अक्सर जो हम लोग पाउडर लगाते हैं तो पाउडर को ऐसे ऐसे स्किन पर लगा लेते हैं तो स्किन पर ऊपर ही चिपका रहता है, वो अंदर नहीं घुस जाता है। तो कुछ वैसा ही। तो एक सॉलिड मटेरियल, जरूरी नहीं कि सॉलिड हो, लिक्विड भी हो सकता है, कोई एक सब्सटेंस है, इसके सरफेस के ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आकर के चिपक जाते हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन से मिलता जुलता एक और शब्द है, कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये अलग चीज है ना, दोनों की स्पेलिंग में बस एक ही अंतर है, यहां पर डी है जबकि यहां पर क्या है, बी है। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। हमारे पास एक सब्सटेंस है और किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर किसी तरह से इसके अंदर घुस जाए तो हम लोग कहते हैं ये ऑन दी सरफेस। ये कहा हुआ है भाई, सरफेस के ऊपर हुआ है, और इसको कहते हैं इन दी बल्क। शब्द को थोड़ा पकड़ना, इन दी बल्क। जब अंदर चला जाता है तो हम कहते हैं बल्क के अंदर चला गया। जैसे हम ऊपर ही ऊपर कुछ क्रीम लगा ले अपने हाथ पर, ठीक है, हाथ दिख नहीं रहा है, हम ऊपर ही ऊपर हाथ पर कुछ क्रीम लगा ले तो ये सरफेस के ऊपर लगाया। लेकिन अगर इंजेक्शन अंदर चला गया, इंजेक्शन से कुछ चीज अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया, तो हम लोग कहेंगे कि अपने बल्क के अंदर हमने इंजेक्शन को या मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, उसको अंदर पहुंचा दिया। तो अगर सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स चिपक जा रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे? एडजॉर्प्शन। और अगर सब्सटेंस के बल्क के अंदर किसी तरह से मॉलिक्यूल पहुंच जा रहे हैं तो तुम बोलोगे एब्जॉर्प्शन। जैसे इसके लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। थोड़ा पानी ले लो, पानी में लाल नीला पीला कुछ भी कलर घोल लो, रेड कलर प्लस वाटर। अब एक चौक का टुकड़ा, जिससे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, पहले हम भी चौक रखते थे और बोर्ड पर लिखते थे, लेकिन अब जो है वो बदल गया है। अब हम लोग जो इस पर लिख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पेन से लिख रहे हैं, तो वो चौक का टुकड़ा ले लो जिससे हम लोग बोर्ड पर लिखते थे। उसको इस सोल्यूशन में थोड़ी देर के लिए डुबाओ और बस निकाल लो, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर तक डुबाओ और निकाल लो। तो तुम देखोगे कि जो चौक का सरफेस है वो उस पर रेड कलर आ जाएगा। लेकिन जब चौक को तुम तोड़ोगे और तोड़ करके देखोगे तो अंदर कोई रेड कलर नहीं पहुंचा है। हालांकि पानी के मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा अंदर तक पहुंच जाएंगे। अंदर भी तुम्हें थोड़ा गीला गीला दिखाई पड़ेगा, सरफेस पर रेड कलर दिखाई पड़ेगा। तोड़ोगे तो अंदर तुम्हें जो है रेड कलर तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़ा गीला गीला तुम्हें अंदर देखने को मिलेगा। तो पानी के मॉलिक्यूल्स सरफेस के अंदर चले गए हैं, चौक के उसके बल्क में चले गए, तो बोलेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो रेड कलर है, रेड कलर में भी तो कोई ना कोई कंपाउंड होगा ना, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। जो होली खेलते हो तुम लोग, होली के मौसम में, तो वहां पर क्या होता है,
जो रेड कलर बाजार से खरीद कर लाते हो सब केमिकल्स होते हैं, इसीलिए तुम्हें सलाह भी दी जाती है कि जो है केमिकल्स वाले रंगों से होली मत खेलो, थोड़ा जो है नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करो। जैसे कुछ फूल वगैरह भी लाल रंग के होते हैं, उनके अंदर भी केमिकल ही होते हैं। ऐसा नहीं कि फूल के अंदर लाल रंग है तो वो कहीं और से चला आ रहा है, फूल के अंदर भी कोई केमिकल होगा जिसका कलर रेड होता है, लेकिन वो केमिकल जो है नेचर ने हमें दिया है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो लैब वगैरह में बना लेते हैं, फैक्ट्रियों में बना लेते हैं, उनको तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी, उनको बस प्रॉफिट से मतलब होता है कि किसी तरह से रंग बेचा जाए और उनसे पैसे कमा लिए जाए। तो वो कुछ भी मिला करके लाल रंग तैयार कर देते हैं, वो तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक है इसका ध्यान भी नहीं रखते। तो इसीलिए होली में कहते हैं कि फूलों वाले रंग से होली खेलो, या सिंथेटिक केमिकल वाले रंगों से होली मत खेलो, क्योंकि इससे जो है बहुत नुकसान तुम्हें पहुंच सकता है, स्पेशली आंख वगैरह में चला जाए तो ज्यादा नुकसान कर सकता है। और हमारे यहाँ तो होली भी ऐसा खेलते कि जबरदस्ती रंग ऐसे ऐसे लगाते हैं कि जो है पूछो मत। तो इसीलिए जो है ये सारी बातें कही जाती। फिलहाल हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो रंग जो है वो सरफेस के ऊपर ही रह जाता है, जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो है चॉक स्टिक के अंदर चले जाते हैं। तो हम बोलेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, पानी के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, जबकि जो कलर है उसके मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को हमने जो है एक अंतर से समझा। अब ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है इसमें दो चीजें शामिल होंगी, दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो जिसका सरफेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक लकड़ी के टुकड़े का एग्जांपल ले रहे हैं, हम लकड़ी के टुकड़े के सरफेस पर कुछ चिपका रहे हैं, तो लकड़ी के टुकड़े का सरफेस इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो है एडजॉर्बेंट कहा जाएगा, एडजॉर्बेंट उसे कहोगे। और उसके सरफेस के ऊपर जिस चीज को तुमने चिपकाया, जो भी सब्सटेंस दिया उसके मॉलिक्यूल्स को सरफेस पर चिपकाया, उसको एडजॉर्बेट कहोगे, एडजॉर्बेंट। तो ये दो शब्द तुम सीखोगे। एडजॉर्बेंट मीन्स द सब्सटेंस, एडजॉर्बेंट इज द सब्सटेंस whose surface is participating in adsorption। एडजॉर्प्शन में इसका सरफेस पार्टिसिपेट कर रहा है। और एडजॉर्बेट क्या है? एडजॉर्बेट इज द सब्सटेंस whose molecules are accumulating समझते हो ना, इकट्ठा हो जाना। Molecules are accumulating on the surface of adsorbent। एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जाके चिपक जा रहे हैं उसी को तुम एडजॉर्बेंट कहोगे। तो ये दो चीजें, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। यहां पर एक और छोटा सा वर्ड है, वो भी हम तुम्हें पहचान करवा दें, जॉर्प्शन। जैसे चौक के टुकड़े वाला एग्जांपल हमने लिया, जब उसको पानी में डुबाया तो उसमें दोनों चीज एक साथ हो रहा था। पानी के मॉलिक्यूल्स उसके बल्क के अंदर चले जा रहे थे और जो कलर वाले मॉलिक्यूल्स थे सरफेस के ऊपर चिपक जा रहे थे। तो अगर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई सब्सटेंस है जो ऑन दी सरफेस के ऊपर भी रहता है, प्लस इन दी बल्क, और बल्क के अंदर भी चला जाता है। एक ही सब्सटेंस, दो अलग अलग सब्सटेंस नहीं, कोई एक ही कंपाउंड है, कोई एक ही मटेरियल है, सरफेस पर भी चिपकता है और बल्क में भी चला जाता है। तो इन दोनों को मिला करके जो तैयार होता है उसको हम जॉर्प्शन कहते हैं। एक और टर्म है डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन ये क्या है भाई? ये सरफेस हुआ, जैसे हम लोग इसको दूसरे वे में थोड़ा बनाते हैं। मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में तुमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर रखी है, ठीक, CO2 गैस। तो CO2 के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम लोग थोड़े से मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और तुमने अंदर क्या एक चारकोल का टुकड़ा रख दिया है, ये चारकोल का टुकड़ा है। तो ये मॉलिक्यूल्स आकर के
सरफेस पर आकर के CO2 के मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर के चिपक जाएंगे, और केवल आकर के चिपक ही नहीं जाएंगे बल्कि इनका आना जाना दोनों लगा रहता है। ये आकर के चिपकते भी और फिर सरफेस को छोड़ करके चले जाते हैं। जब इधर प्रेशर काफी ज्यादा रखोगे तो वो सरफेस पर आकर के चिपक जाएंगे, जब प्रेशर कम रहेगा तो सरफेस को छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। दोनों एक साथ हमेशा चलता रहता है, बस ये रहेगा कि प्रेशर ज्यादा रहेगा तो चिपकने वाले मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा आएंगे, प्रेशर कम रहेगा तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम आएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये चारकोल, तो चारकोल के सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आकर के चिपके और फिर सरफेस को छोड़कर जाएंगे भी, फिर नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर जाएंगे। जैसे स्कूलों में एडमिशन होता है तो जो बच्चे एक बार एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल में दम मरते दम तक पढ़ेंगे, आएंगे कुछ दिन पढ़ेंगे जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, फिर पुराने बच्चे जाएंगे, फिर नए बच्चे आएंगे, तो आना जाना लगा रहता है और दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है कि कुछ हर साल कुछ बच्चे जा रहे हैं, हर साल कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स आकर के सरफेस पर चिपक रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो जब ये सरफेस पर चिपक रहे हैं तो इसको तुम कहते हो एडजॉर्प्शन हो रहा है, और जब ये सरफेस को छोड़ करके जा रहे हैं तो इसी को तुम बोलोगे अब ये डीजॉर्प्शन हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन का ठीक उल्टा वर्ड होता है डीजॉर्प्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ शब्दों को समझा, एडजॉर्प्शन क्या होता है वो समझा। एडजॉर्प्शन में दो मटेरियल्स होते हैं, एक को एडजॉर्बेंट कहते हैं और एक को एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो जाए तो उसको जॉर्प्शन कहते हैं, और एडजॉर्प्शन का रिवर्स वर्ड है डीजॉर्प्शन, जिसमें मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ करके चले जाते हैं। ओके, नाउ कम टू दी फोर्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन। कौन से फोर्सेज है जो एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मतलब क्या, मेरा जैसे सरफेस है किसी भी चीज का, कह दो ये चारकोल का सरफेस है, ठीक। अब आप किसी चीज को नहीं लेते, अब हमारे मन में कुछ न कुछ एक आध एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तो हमने एक चारकोल का एग्जाम्पल ले लिया। चारकोल क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े को तुम खूब हीट करो, लेकिन हवा नहीं होना चाहिए। अगर हवा रहेगा तो वो जल जाएगा। हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से वो जल जाता है, हवा नहीं होना चाहिए। बस लकड़ी का टुकड़ा है, उसको एक किसी चीज के अंदर बंद कर दो ताकि हवा से उसका कांटेक्ट बंद हो जाए, और बाहर से उसको खूब हीट करो जितना हीट कर सकते हो। तो उसके अंदर जो भी अंट चीजें रहेंगी सब निकल करके बाहर चली जाएंगी और मेनली कार्बन बच जाएगा। ठीक, लकड़ी में मेनली जो है कार्बन ही कार्बन बचेगा लास्ट में ढेर सारा, और वही अब बचा हुआ जो टुकड़ा है उसी को तुम कहते हो चारकोल। और वो जो कार्बन के एटम्स हैं अब किसी चीज को अपने ऊपर चिपकने को अलाउ कर सकते हैं। मतलब सीट तैयार हो गया, बैठने वाले लोग चाहिए, लकड़ी को टुकड़े को गर्म कर करके उसमें से फालतू चीजें निकाल दी, सीट तैयार हो गया। चारकोल उसी को बोल रहे हैं, सीट तैयार है, मॉलिक्यूल्स आएंगे सीट पर आ करके बैठेंगे। तो ये चारकोल का टुकड़ा हो गया, सीट तैयार हो गया, इस पर मॉलिक्यूल्स आकर के बैठेंगे। जैसे मान लो तुमने उसको ऐसे हवा में छोड़ दिया तो हवा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर के इसके ऊपर चिपक जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है वो आकर चिपक जाएंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो आकर के चिपक जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स भी हवा में घूमते रहते हैं वो भी आकर के इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो ढेरों चीजें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी थोड़ा आकर के इसी पर चिपक जाएगा। तो ये चारकोल जो है तमाम तरह के गैस मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर चिपका लेता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस चारकोल के टुकड़े के बीच में चिपकने वाला कार्यक्रम हुआ तो दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ना। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो कैसे चिपकेगा? जैसे मेरा हाथ कहीं पर हम क्या बोले, मेरा हाथ चिपक गया, तो चिपकने के लिए कुछ तो बीच में ग्लू वगैरह चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना जो चिपकाने के लिए जरूरी हो। एक मैग्नेट है, कहीं जाकर के चिपक जाता है, तो डेफिनेटली अगर मैग्नेट कहीं चिपक रहा है तो मैग्नेट और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी मैग्नेट चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मेरे को कुछ फोर्स चाहिए, बिना उस फोर्स के लिए एडजॉर्प्शन नहीं होगा। और ये फोर्स क्या होता है वही मेरे को समझना है। तो दो तरह के फोर्सेज होते हैं, ठीक। एक वान डर वाल्स टाइप के फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकती है कहीं कहीं। वान डर वाल्स फोर्सेस जहां पर इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बस है क्या कि इस पर कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस अनबैलेंस्ड रहेगा, इस पर कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस अनबैलेंस्ड रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर मान लो मेरे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है
और HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये अपने आप में खुश है, ये भी अपने आप में खुश है, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर क्या है, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस। दूसरे पर भी क्या है, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस। ये अपने आप में खुश, ये अपने आप में खुश। लेकिन जैसे दोनों पास आते हैं, इसके नेगेटिव एंड और इसके पॉजिटिव एंड में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। इसी को तुम कहते हो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और जैसे हम लोग एक मॉलिक्यूल देखे, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल देख लो। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स एक जैसे हैं, कहीं कुछ डाइपोल नहीं है, ध्यान देना, कहीं कोई डाइपोल नहीं है। लेकिन अब सपोज इसके सामने पानी का मॉलिक्यूल आ जाए, तो पानी के मॉलिक्यूल में डाइपोल है, ऑक्सीजन पर माइनस है, हाइड्रोजन पर प्लस है, तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा। जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है ना, लोहे के टुकड़े में कोई उस तरह का मैग्नेट वाला बिहेवियर नहीं है। लेकिन जब एक मैग्नेट को तुम लोहे के टुकड़े के पास लाते हो, तो लोहे के टुकड़े के अंदर कुछ कुछ होने लगता है और वो भी मैग्नेट की तरह से काम करने लगता है। एक तो मैग्नेट है, जो मैग्नेट है ही, और लोहे का टुकड़ा, उसमें कुछ मैग्नेट नहीं है। एक लोहे के टुकड़े और दूसरे लोहे के टुकड़े को तुम ले लो, दोनों को आपस में चिपकाओ, दोनों चिपकते ही नहीं है। लेकिन अब तुम क्या करो, एक मैग्नेट ले लो, एक मैग्नेट ले लो, उसके बगल में एक लोहे का टुकड़ा, आयरन पीस रखो, तुम देखोगे ये इसमें चिपक जाएगा। इतना ही नहीं, आयरन पीस के बगल में अगर तुमने दूसरा आयरन पीस भी रखा है, तो देखोगे ये इसमें चिपकने लगता है। मतलब इसकी वजह से इसमें कुछ कुछ होने लगा, इसकी वजह से ये भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से जब ये इसके पास आएगा, अभी इसके इलेक्ट्रॉन सब तरफ बैलेंस्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर उतने इलेक्ट्रॉन इधर, जितना इलेक्ट्रॉन इस साइड में घूम रहे उतना इलेक्ट्रॉन इस साइड में घूम रहे। लेकिन होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो जाएंगे। तो इस पर जो है एक टेम्पोररी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, ध्यान देना, ये परमानेंट है, ये टेम्पोररी है, इसकी वजह से इसमें आया। तो हम बोलते हैं इसमें क्या है, एक डाइपोल है, और इसमें क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड मतलब इसकी वजह से आया, इंड्यूस्ड डाइपोल। और फिर इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव एंड में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेज जो है वान डर वाल्स फोर्सेज में आते हैं। एक वान डर वाल्स फोर्सेज पर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अच्छे से बात करी है। तो अगर तुम्हें वान डर वाल्स फोर्सेज और अच्छे से समझना है, तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाकर के इसको और अच्छे से तुम समझ सकते हो। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, अपने आप में खुश है, ये दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप में खुश है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट इसके प्लस वाले एंड ने इसके माइनस वाले एंड को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लिया। इसी तरह से इसके प्लस वाले एंड ने इसके माइनस वाले एंड को, इस पर तो माइनस भी नहीं था, इसी की वजह से इस पर पहले माइनस और प्लस आया, और अब इसके प्लस वाले एंड ने इसके माइनस वाले एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सब अट्रैक्शंस जो है, जहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, हम भी खुश तुम भी खुश, बस ऐसे मिले तो थोड़ा हेलो हाय हो गया, मारपीट नहीं की, बस ऐसे मिल गए तो थोड़ा हेलो हाय हो गया, साथ में बैठकर चाय पी ली, बिस्किट वगैरह खा लिया। वैसा नहीं कि बैठ करके खाना बनाएंगे और पार्टी देंगे तभी, बस ऐसे ही थोड़ा हेलो हाय कर लिया। कोई बहुत वैसा नहीं कि तुम्हारे लिए खाना बनाना जरूरी है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि हम खाना नहीं बनाएंगे तो तुम नाराज हो जाओगे, नाराज होते हो तो नाराज हो जाओ, अपने घर जाना अपने घर जाओ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बस ऐसे मिले बाजार में, थोड़ा हाय हेलो हो गया, थोड़ा बिस्किट चाय हम लोग साथ साथ खा लिया, दैट्स ऑल। अब पैसा भी कौन देगा, ये भी कोई डिसाइडेड नहीं कि पैसा हम ही दे, हो सकता है बिस्किट चाय खिलाने के बाद पैसा भी तुम्ही से निकलवाए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई कंपलसरी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाए ही बनाए। लेकिन जब दोनों पास आएंगे तब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, पास आएंगे तब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, ठीक। और इस तरह के फोर्सेस को हम लोग वान डर वाल्स फोर्सेज में रखते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अब जैसे सपोज हमारे पास आयरन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ा है तो तुम समझते होगे कि आयरन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स, एक नहीं 5 मॉलिक्यूल्स आयरन के साथ मिलकर के इस तरह से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, FeCO5 करके ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अब मान लो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है और उसके पास तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाते हो, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लाते हो। तो ये गैस आकर के जस्ट चिपकेगा, हल्का सा नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा नहीं चिपकेगा, बस प्लस माइनस का अट्रैक्शन नहीं है। ये खूब अच्छे से अपना लोन पेयर सरफेस को, सरफेस पे जो आयरन के एटम्स हैं उनको लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक।
आयरन के जो एटम्स है सरफेस पर उसको अपना लोन पेयर डोनेट करके खूब अच्छे से बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी क्या है कि दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल हो। अगर दोनों के बीच में रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है तो बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड बनने के लिए रिएक्शन का होना जरूरी है। कोई भी दो चीजें ऐसे ही तुम मिला दो तो रिएक्शन नहीं कर सकते। रिएक्शन होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है जो तुम लोग समझते ही होंगे कि कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट कुछ रिएक्शन तो जानते होगा ना कि इसको इसको मिलाएंगे तो रिएक्शन करेगा, इसको इसको मिलाएंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को मिला दोगे तो जस्ट रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होने के लिए दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करे, दोनों में कुछ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन से रिएक्शन कर सकता है लेकिन वो चारकोल से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब तुम आयरन के पास लाओगे तो आयरन को लोन पेयर डोनेट करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जब चारकोल के पास लाओगे तो कोई बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ चारकोल में भी कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। उस प्लस माइनस की वजह से दोनों में थोड़ा वीक अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब चारकोल के पास कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के आओगे तो इस तरह का फोर्स बनेगा, वान डर वाल्स टाइप का फोर्स बनेगा। और आयरन के पास तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के आओगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग या मे भी तुम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहना चाहो तो कह सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी तुम कह सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी चलेगी। ये दोनों ही तरह के बॉन्ड्स अगर तुम समझते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी चलती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम ए दूसरा एटम बी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख करके इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, जिसका इस्तेमाल ये भी करेगा और जिसका इस्तेमाल ये भी करेगा, और इसी को तुम लिखते हो कि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। और अगर सिचुएशन ऐसा है कि एक एटम एक्स है दूसरा एटम वाई है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और एक खाली हाथ चला आया है और दोनों मिलकर के यहाँ पर अपना ऐसा साझेदारी कर ले, तो यहां पर भी बॉन्ड बना। इसको तुम लिखोगे एक्स और वाई के बीच में साझेदारी हुई, लेकिन ये इसको एरो से ऐसे दिखाओगे, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ से आए हैं, वाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो यहां भी साझेदारी है, यहां भी बॉन्ड बना, इसे तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो। तो साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आते हैं तो तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो। साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉन एक इधर से आया एक उधर से आया तो इसको तुम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हो। तो साझेदारी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और साझेदारी ऐसे भी हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड वाले तरीके से, या फिर साझेदारी ऐसे भी हो सकती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले तरीके से। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर के चिपक रहे हैं, दो तरह के फोर्सेज हो सकते हैं। ठीक, एक वान डर वाल्स टाइप का फोर्स और दूसरा कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट टाइप की बॉन्डिंग। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हो रही, जस्ट प्लस और माइनस के बीच में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, खूब अच्छे से साझेदारी हो रही है। ये काफी मजबूत बॉन्ड है और ये बस ऐसे ही थोड़ा सा कमजोर सा बॉन्ड है। तो अगर वान डर वाल्स फोर्स काम कर रहा है, ठीक, वान डर वाल्स फोर्स अगर इसकी वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह का कुछ बॉन्ड बन रहा है और इसकी वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन है। और इसी को हम शॉर्ट में केमीजॉर्प्शन भी लिख देते हैं। केमीजॉर्प्शन, रिएक्शन हो रहा है ना, इसीलिए केमिकल, रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल, रिएक्शन नहीं हो रहा है बस ऐसे ही आकर के थोड़ा यारी दोस्ती कर ली तो फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजीजॉर्प्शन कहते हो। ठीक, और ध्यान देना रिएक्शन कहीं पर भी नहीं हो सकता, रिएक्शन कुछ खास जगहों पर ही हो सकता है। हर मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं जो आपस में रिएक्शन कर सकती हैं, वहीं पर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडजॉर्प्शन होता है वो फिजिकल टाइप का होता है। और ये जो है यहाँ पर वीक फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, वीक फोर्स है।
और वीक फोर्स है तो जैसे तुम कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी ने तुमको पकड़ा नहीं, तुम ऐसे कुर्सी पर बैठे, फिर तुम्हारी मर्जी हुई तो उठ करके चले गए। और ऐसा हो कि कुर्सी तुमको जोर से पकड़ ले, बैठ गए तो भाग नहीं सकते हो। तो ऐसा सिचुएशन इधर है। केमी जॉब्सन जो है एक बार हो गया तो एक तो फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी चीज एक बार हो गया तो तुम वापस भाग नहीं सकते, कुर्सी ने तुमको पकड़ लिया, बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब एक बार तुम बैठ गए तो कुर्सी छोड़ करके जा नहीं सकते हो। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स वीक होता है तो तुम कुर्सी पर बैठे भी और फिर तुम्हारा मर्जी हुआ, कुर्सी से तुम्हारा कोई बहुत लगाव नहीं हो गया कि नहीं अब मेरे को कुर्सी चाहिए ही चाहिए, अब कुर्सी के बिना हम नहीं जी सकते, तो तुम कुर्सी पर बैठोगे भी और कुर्सी को छोड़कर चल भी जाओगे, फिर मौका मिलेगा फिर बैठोगे, फिर मौका मिलेगा फिर छोड़कर चले जाओगे। बोलते हैं रिवर्सेबल, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कब होगा? जब फोर्स वान डेर वाल्स टाइप का होगा। ठीक, फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्सेज वीक होते हैं, रिवर्सेबल होता है, मतलब मॉलिक्यूल सरफेस पर आना जाना लगा रहता है। और केमिकल में एक बार मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर के चिपक गया तो चिपक गया, उसको छोड़ करके नहीं जा सकता। एक बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, उस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो केमिकल एडजॉर्प्शन या केमी जॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सेबल होता है। और जब भी दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनता है हीट रिलीज होता है, जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, जो हीट रिलीज होगी उसको इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हो। तो काफी लार्ज होता है, राइट। और यहां पर भी दोनों में अट्रैक्शन तो हो रहा है, कमजोर ही सही लेकिन अट्रैक्शन तो है ना। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो स्मॉल होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन की तुलना में यहां पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा नहीं होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में चूंकि दोनों के बीच में बहुत जोर से बॉन्ड बना है इसलिए बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। यहां पर कमजोर ही बॉन्ड बन रहा है इसलिए यहां पर हीट जो है उतना ज्यादा रिलीज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हीट रिलीज होगा। फिर ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी बंदा आए, जैसे पार्क में लगा हुआ है, कोई भी बंदा आया और आकर के बैठ गया कुर्सी पर, फिर मन भर गया तो कुर्सी पर से उठ करके चला गया, फिर कोई आया बैठा, उसका भी मन कभी न कभी भरेगा, उठ करके चला जाएगा। तो आना जाना जो है लगा रहेगा। स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं ये कुर्सी जो है बस मंत्री जी की है, मंत्री जी आएंगे और बैठेंगे और कोई इस पर नहीं बैठ सकता। स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल आकर के चिपक सकता है सरफेस के ऊपर, नॉन स्पेसिफिक। और यहां पर क्या है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है कि कुर्सी भाई मंत्री जी की है और मंत्री जी और कुर्सी के बीच में बहुत तगड़ा अटैचमेंट है, बड़ी मुश्किल से मंत्री जी कुर्सी तक पहुंचे और जो है अब इसको छोड़ेंगे नहीं। अब या तो कुर्सी टूट जाए या तो मंत्री जी की जान चली जाए, तभी बात हो सकती है, अदरवाइज कुर्सी जो है छोड़ी नहीं जा सकती। तो यहां पर वो वाला सिचुएशन है, ये स्पेसिफिक होता है। क्या लिख दिया हमने, स्पेसिफिक होता है ये, और यहां भी पता नहीं क्या लिख दिया, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई सिलेक्शन नहीं है कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। पार्क है, कुर्सी है, कोई भी आया बैठा गया, फिर आया बैठा गया, फिर आया बैठा गया। और यह स्पेसिफिक है कि भाई कुर्सी जो है एकदम मंत्री जी की है, मंत्री जी ही कुर्सी पर क्वालिफाई करके आए हैं और कोई इधर उधर का बंदा इस पर नहीं बैठ सकता। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन सा मॉलिक्यूल सरफेस के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा, ये ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते हम। दोनों के बीच में रिएक्शन होना भी चाहिए, तभी जाकर के चीज होता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस प्लैटिनम, कोई भी मेटल लिया जा सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्लैटिनम ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम, तुम देखोगे बहुत सारे रिएक्शंस में प्लैटिनम का इस्तेमाल कैटलिस्ट की तरह करते हैं। तो वो जो कैटलिस्ट होता है कैसे काम करता है, जाकर के पहले प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर बैठ जाता है, बैठ करके इंतजार करता रहता है कि अब मॉलिक्यूल आएगा तो उसके साथ जो है रिएक्शन करेंगे। तो प्लैटिनम ने एक सरफेस दिया, कैटलिस्ट जाकर के सरफेस के ऊपर बैठ गया, केमिकल बॉन्ड की मदद से सरफेस के ऊपर बैठ गया। अब जिस भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना है वो वहां पर बैठा हुआ है, मॉलिक्यूल आएगा तो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। कैटलिस्ट वाले पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट ये दो एग्जाम्पल्स अपने माइंड में तुम रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लैटिनम, हाइड्रोजन और प्लैटिनम ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर चिपकेगा केमिकल बॉन्ड बना करके चिपकेगा, हाइड्रोजन जब प्लैटिनम के सरफेस पर चिपकेगा तो केमिकल बॉन्ड बना करके चिपकेगा। और नॉन स्पेसिफिक में जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब ऑन चारकोल,
चारकोल के ऊपर अगर इन गैसेज को, जो गैसेज हवा में घूमती रहती हैं, उनको चिपकने का मौका दिया जाए तो ये जो है कोई चारकोल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। बस ऐसे सीट खाली थी, गए बैठे, सीट नहीं खाली रहेगी तो नहीं भी बैठेंगे, जाएंगे, जाकर के वापस चले आएंगे, और बैठे भी तो फिर बैठ ही नहीं गए, फिर छोड़ करके चले भी जाएंगे, फिर कोई दूसरा बैठेगा, फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर कोई तीसरा बैठेगा, फिर छोड़ करके चला जाएगा। तो ये जो है रिवर्सिबल टाइप का सिचुएशन है, और ये जो है इरिवर्सिबल टाइप का सिचुएशन है। और एडजॉर्प्शन का हम लोगों के लिए काफी रोल भी है। एडजॉर्प्शन पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें और भी है, वो भी हम लोग करते हैं। एडजॉर्प्शन का जो है काफी रोल भी हम लोगों की लाइफ में है। जैसे गन्ने का रस तुम देखते हो बाजार में, कभी तुमने गन्ने का रस पिया है, खरीदा है, देखा होगा एटलीस्ट, वो हरे हरे रंग का होता है, ग्रीनिश कलर का। गन्ना भाई पेड़ पौधा है, उसमें हरा रंग होता है, ये तो गन्ने का रस निकालेंगे तो हरा रंग आएगा ही आएगा। उसी गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, ठीक। उसी गन्ने के रस से गुड़ भी बनाया जाता है। गांवों में जो तुम देखोगे तो गन्ने के रस को जो है वो लोग गुड़ में बदल देते हैं, क्योंकि गन्ने को बहुत ज्यादा दिन तक बचा के रख नहीं पाएंगे, वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। गुड़ बना करके डब्बे में भर के रख देते हैं तो साल भर उसका आनंद लेते हैं। तो गांव वाले जो है गन्ने का रस का गुड़ बना देते हैं, और जो थोड़ा शहर वाले हैं वो क्या करते हैं, वो गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी गन्ने का रस का ही बना होता है। लेकिन गुड़ और चीनी के कलर में तुम जरा अंतर देखो तो चीनी जो है कलरलेस है, कलर कहाँ गया, गन्ने के रस में तो बहुत सारा कलर था, वो कहाँ चला गया। तो हम एनिमल चारकोल, मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं मर जाते हैं तो उनकी हड्डियां उठा लाते हैं, उन हड्डियों को वैसे खूब ले जाकर के गर्म करते हैं। हवा नहीं रहेगा, हवा एब्सेंट होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके जल जाएगा। उन हड्डियों को खूब गर्म करते हैं, उसमें से फालतू के मटेरियल जो भी निकल सकते हैं निकल जाएंगे। लास्ट में जो बचा हुआ मटेरियल रहेगा उसी को एनिमल चारकोल कहते हैं, और उसी एनिमल चारकोल को गन्ने के रस में डाल देते हैं। तो वो चारकोल करता क्या है, गन्ने के रस में जितने भी कलरफुल चीजें होती हैं उन सब कलरफुल चीजों को अपने सरफेस पर खींच लेता है। तो वो चारकोल के ऊपर सारी कलरफुल चीजें चिपक गई, और जो गन्ने का रस है क्लियर हो गया, वो साफ बिल्कुल। जैसे चीनी को पानी में घोलते हो तो कैसा रस तुम्हें मिलता है, कुछ वैसा सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। फिर उस सोल्यूशन को गाढ़ा कर करके पानी उड़ा उड़ा करके, पानी हटा हटा करके उसमें से चीनी बना लेते हैं। तो जिसे बहुत लोग जो है भक्ति भाव से एकदम बाजार से चीनी खरीद करके लाते हैं कि आज जो है प्रभु के श्री चरणों में जो है चरणामृत बना करके जो है हम एकदम अच्छे से पूजा करेंगे और एकदम शुद्ध शाकाहारी हम भी है। लेकिन भैया जान लो, ये जो शुद्ध शाकाहारी वाला जो चीनी तुम उठा करके लाए हो, ये पता नहीं कौन कौन से जानवर की हड्डी से बने हुए चारकोल की मदद से बनाया जाता है। तो संभल करके अब इस्तेमाल करना। तो जो चारकोल है वो चीजों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। तो अरे एनिमल चारकोल क्या कर रहा है, वो गन्ने के रस में पड़े हुए जो कलरिंग मटेरियल है उन कलरिंग मटेरियल को खींच ले रहा है अपने सरफेस पर, और गन्ने का रस कलरलेस हो गया, उससे चीनी बनेगी। और जब नहीं खींचा तो गुड़ रह गया। तो अगर तुम्हें जो है अब ज्यादा भक्ति भाव उमड़े तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना, तो वो भक्ति भाव जो है ज्यादा अच्छा और क्या बोलते हैं वेजिटेरियन टाइप का होगा, क्योंकि गन्ने के रस में तो एनिमल चारकोल मिला दिया है, गुड़ में कोई एनिमल चारकोल नहीं मिलाया है। तो थोड़ा गुड़ देखने में उतना फैंसी नहीं दिखता, लेकिन वो जो है चीनी की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके अंदर चीनी वाली सारी चीजें तो है ही, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी भी चीजें हैं जो चीनी बनाते समय सारी अच्छी चीजें निकाल देते हैं ताकि चीनी साफ साफ दिखाई पड़े। और गुड़ में ये बात होती नहीं है, वो देखने में थोड़ा जरूर काला पीला दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होता है। ओके, वैसे बचपन में खराब दिखता था तो गुड़ मेरे को भी पसंद नहीं था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे टेस्ट, पता है ना, धीरे धीरे टेस्ट हम लोगों का बदलता है। बचपन में जो चीजें नहीं अच्छी लगती है बाद में धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। जैसे बचपन में मेरे को करेले की सब्जी एकदम नहीं पसंद थी, अब जो है अब ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हमको बहुत करेला ही करेला चाहिए, लेकिन करेला भी मिल जाता है तो इट्स ओके, खा जाते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां जो बचपन में नहीं पसंद थी अब धीरे धीरे पसंद होने लगी, क्योंकि समय के साथ जो है टेस्ट हम लोगों का बदलता है। तो हम टेस्ट के साइंस पर नहीं आ रहे हैं, हम अपने एडजॉर्प्शन पर ही चिपके रहते हैं। तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। इसका एग्जांपल भी हमने दिया तुम्हें, प्लेटिनम के सरफेस पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वगैरह चिपका दो, और इसका भी एग्जांपल दिया हमने तुम्हें कि चारकोल के सरफेस पर इस तरह के गैसेज को चिपका सकते हो। और केवल गैसेज नहीं, सोल्यूशन में भी एडजॉर्प्शन काम करता है, ध्यान देना। जैसे अभी भी एग्जांपल दिया ना कि गन्ने के रस में से वो कलर वाले मटेरियल को निकालने के लिए एनिमल चारकोल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में जो कलर वाले मटेरियल है वो घुले हुए हैं, सोल्यूशन में से कलर वाले मटेरियल को चारकोल ने खींच लिया। तो ये गैसेज पर भी काम करता है, सोल्यूशन पर भी काम करता है, दोनों तरह से काम करता है, राइट। तो एडजॉर्प्शन क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया।
एडजॉर्प्शन कैसे काम करता है वो हम लोगों ने समझ लिया। दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन, वो भी हम लोगों ने समझा। तो बस इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे ताकि एडजॉर्प्शन जो तुमने समझा है किसी तरह से वो जो है उसमें इतनी खिचड़ी न पक जाए कि जो समझा है वो भी चला जाए। तो इस क्लास में हम लोग इतने पर रुकते हैं, फिर बाकी बातें और दूसरे क्लास में करेंगे। तो के लिए बाय बाय।